बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद एहसन अब्बास। 18 मई 2018 एक ऐसा दिन है जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। ये वो दिन है जिसको तारीख़ में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। ये वो दिन है जिसने हदूद अल्लाह को क्रॉस करने की कोशिश की है। ये वो 5 सेनेटर हैं जिन्होंने इस बिल को पास किया। आप समझ गए होंगे मेरा जो मतलब है वो है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये एक्ट पास किया गया 18 मई 2018 को। इसमें जो सेनेटर शामिल थे, 2 जनाब पीपल्स पार्टी के थे, एक जो है पीएमएल नून के थे और एक पीएमएल क्यू के थे और एक पीटीआई के थे। इन लोगों ने मिलकर जो है इसको पेश किया और इसको पास किया गया। इसमें शामिल थी एक सेनेटर कलसूम परवीन साहिबा जो कि अब वफ़ात पा चुकी हैं, अब अपनी आखिरत की ज़िम्मेदार वो खुद हैं। इसके अलावा जो 4 लोग इस दुनिया में हैं, उन लोगों को इस बिल पर शर्म आनी चाहिए इसको पास करने से पहले, और वो खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने इसे फौरी तौर पर कबूल किया, उनको भी इस पर दोबारा से गौर करना चाहिए। बहरहाल शोर कब पड़ा, 2018 की बातें 2022 में जो है वो ज़्यादा उछाली जा रही हैं या काम किया जा रहा है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब जिन्होंने कौमी असम्बली में इस पर तनकीद की और इस एक्ट का मकरू चेहरा बेनकाब किया। मेन स्ट्रीम तो इस पर बिल्कुल ही खामोश है। मेन स्ट्रीम के तो मुंह पर ताले लगे हुए हैं या टेप लगी हुई है, जबकि सोशल मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, जिसमें मैं भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बिल क्या है, इस बिल के कितने पॉइंट्स हैं, इस बिल पे इतना एतराज़ क्यों किया जा रहा है, या इस बिल को हम जिन्स परस्ती का नाम क्यों दिया जा रहा है, या इस बिल के बारे में कि एक मर्द से शादी कर सकता है और एक औरत से शादी कर सकती है, कानूनी तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। इस बात को कानून बना दिया गया जिसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया और आम इंसान जो कि बड़े समझदार हैं और कौमी असम्बली में बैठे लोग, इतने बड़े मुल्क को संभालने वाले और जनाब बहुत सारे ख़जानों को संभालने वाले और इदारों को संभालने वाले और नए नए कानून पास करने वालों को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं कि उन्होंने इस मुल्क के साथ किस कदर घिनौना खेल खेला है, और इस मुल्क में जो मौजूदा मज़हब है इस्लाम, उसके ख़िलाफ़ किस कदर डट के खड़े हो गए हैं। इनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल जो है इसके पीछे साजिश क्या थी, इस बिल को जो कबूल करने वाले हैं उनके दिमाग में क्या था कि हम बहुत ही बड़ा अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? मुखन्नसों के लिए कर रहे हैं। उनके जहन में ये बात थी, जबकि खाकान अब्बासी और उस वक़्त के अगर बहस 2018 की कौमी असम्बली को उठा के देख लिया जाए तो आप वहाँ पे महसूस करेंगे कि मौजूद लोग पीपल्स पार्टी के, PMLN के और ये क्यू के, और ये लोग चाहते थे कि इसको जल्द अज जल्द पास कर दिया जाए, इसको बहस और ना डाला जाए ताकि इसका जो क्रेडिट है वो आने वाली हुकूमत को ना मिले, हम इसको ले सकें। उनके जहन में क्या था और उनके पीछे जो खेल खेला गया वो क्या था? अगर ये बहुत अनजान लोग हैं तो इनको इतनी बड़ी सीटों पर बैठने का हक बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता चलूं कि ये कानून क्या है, यानी इसके बारे में 21 इसके पॉइंट है जी। 21 पॉइंटों में इनकी तालीम फ्री है, इनके स्कूल फ्री हैं, इनके जेलें अलग हैं, इनको जो है हस्पतालों में इनके अलग से वार्ड्स हैं, इनकी हर चीज़ को अलग कर दिया गया और उसके लिए आम इंसान की तरह बेशुमार सहूलियात डाली गई क्योंकि इनको माशरा तंग करता है। ये इनका ख्याल है। इसके अलावा इसमें जो 2 पॉइंट हैं वो सबसे अहम है जिस पे पूरी दुनिया में हम चीख रहे हैं, मुसलमान चीख रहे हैं और पूरी दुनिया मुस्लिम हैरान है कि पाकिस्तान में ये कानून पास कर लिया गया, और इसकी शिक्कों को ज़रा देख लीजिए तो वो 2 पॉइंट्स की तरफ भी आते हैं। तो बहरहाल इस बात की गवाही दी गई है कि जनाब इन्होंने बिल बहुत तेज़ी से पास करवाया कि क्रेडिट जो है वो नई हुकूमत ना ले ले। ऐसा क्रेडिट किसी हुकूमत या किसी आम इंसान या मेरे जैसे बंदे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इस कानून के पास होने के बाद क्या होता है? इस कानून के पास होने के बाद जनाब अली 16,530 जो मर्द हैं वो खुद को औरत जो है लिखवा चुके हैं नादरा के दफ्तर से। कैसे होता है ये तरीका मैं आपको बता दूंगा, बड़े आसान सा तरीका है। इसके अलावा जो 14,000 ख़वातीन हैं कुछ, ये लोग खुद को मर्द लिखवा चुके हैं नादरा के ऑफिस से।
इस केस के ऊपर जो वर्क किया वो औरिया मकबूल जान ने किया, जिन्होंने इसके ऊपर पटिशन जारी की और वो कौमी सलामती कौंसिल में और शरई अदालत में जब केस किया तो इसकी पहली पेशी 2020 सितंबर में हुई और आखिरी बहस 2021 अप्रैल में मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए, इस कानून के ख़िलाफ़ जिस कदर उनके पास मटेरियल था वो उन्होंने मुहैया किया और इसका फ़ैसला आज तक नहीं हुआ, इसीलिए ये शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। ट्रांसजेंडर जो है, आपको मैं अब बताता हूँ कि इसमें जो शिक तकलीफ दे शिक है वो क्या है। ट्रांसजेंडर असैसिनेशन जिसे हम कहते हैं वो ज़रा कुछ सुन लीजिए, इस तरह से है। जेंडर पर्सन, gender expression refers to a person presentation of full gender identity and the one that will perceive by others। वो खुद या लोग उसको कैसे देखते हैं, वो खुद को देखता है मर्द पैदा हुआ हूँ लेकिन उसे लगता है मुझे औरत हूँ, या मेरे अंदर कोई औरत है, मुझे औरत जैसी हरकतें हैं तो उसको औरत समझा जाए। दूसरी तरफ सुन लीजिए, जेंडर आइडेंटिटी अ पर्सन आर inner most and individual sense of self, male or female or blend of both, or neither that can correspond or not to sex assigned at the time of birth। अगर जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लड़का लिखा गया, दाई ने बताया, डॉक्टर ने बताया, वो नर्स ने बताया, जिस जगह पर भी पैदाइश हुई है वहाँ पर कोई खातून थी जिसके हाथों में पैदाइश हुई और उसने बताया कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है या आपके घर में लड़की पैदा हुई है, उसने सेक्स हमें क्लियर करके बताया। लेकिन अब यही बच्चा जब बड़ा होता है और वो कहता है कि आपने मुझे गलत बताया था, मैं लड़का पैदा हुआ हूँ या नहीं हूँ, मैं इस वक्त खुद को औरत महसूस करता हूँ या लड़की हूँ, तो मुझे लड़की कहा जाए। और सुनिए, ए ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव द राइट टू रिकॉग्नाइज एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। अगर एक आदमी खड़ा होकर ये कहता है कि मैं लड़की हूँ तो इसका हक है कि उसको लड़की कहा जाए। सेल्फ परसीव का ये मतलब है वो खुद को खुद बताए कि मैं क्या हूँ और उसको लिखा जाए। नादरा के आफ्टर में चला जाता है और उसका दिल करता है कि मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, तो वो औरत जो मर्द जो है वो औरत लिखा जाएगा। यही काम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया, जिन्होंने खुद को मर्द से औरत ट्रांसफ़र करवाया और फिर अपना नाम ख़वातीन में लिखा। तो ये एक इसके लिए अब मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में होता क्या है। पूरी दुनिया में रिकग्निशन एक्ट जो है ऑफ बरतानिया का, वो 2004 में पास हुआ। इसमें भी एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है और 2019 में इंडिया में ये एक्ट पास हुआ। इसमें भी एक कौंसिल बनाई गई, एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, एक साइकोलॉजिस्ट बिठाया जाता है। उसके बाद जेंडर की परसीवेशन हो जाती है, ये कि जेंडर कौन है, मर्द है, औरत है, या इन दोनों में से कोई एक है या दोनों का ब्लेंड है, वो बोर्ड बताता है। पाकिस्तान में जो अक्ल के बादशाह बैठे हुए हैं, जिन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ना, उन्हें ये भी नहीं पता होना कि ये जो मैंने इंग्लिश के अल्फाज पढ़े हैं इसकी ट्रांसलेशन क्या है, उन्हें बस ये पता चला कि एक NGO है LGBT, जिन्होंने ये सबसे पहले बिल पास करवाया था जिस दुनिया में भी थे। तो अगर इनकी हिस्ट्री को खोल के देखा जाए तो ये लोग जो हैं वो होमोसेक्सुअलिटी के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इन्होंने ही होमोसेक्स को जन्म दिया और उसके राइट्स को लिए तहरीक चलाई और फिर इसके बिल को पास करवाया। यही वो लोग हैं LGBT जिन्होंने दुनिया में ये बिल पास करवाया था। अब इस्लाम क्या कहता है? साहिब हदाया में जाइए, अल्लामा मरगियानी ने फरमाया, उन्होंने बात की कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बाबत नकल करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत दरियाफ्त किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी मुखन्नसा है या जो है मुखन्नसा हुआ, जिसकी औरत जिसमें औरत की और मर्द की अलामात हों, तो इसकी विरासत कैसे दी जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अज़ू से वो पेशाब करता है इसके मुताबिक उसको जो है विरासत दी जाएगी। अगर वो मर्द के मुशाबे है तो मुशाबे बिन रिजाल कहलाएगा, यानी मर्द कहलाएगा। अगर वो औरत, उसका पेशाब करने का जो अज़ू है वो औरत के ज़्यादा मुशाबे है तो वो जो है मुशाबे बिन निसा कहलाएगा, उसको औरत के मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। इस्लाम में सब कुछ है।
اسلام نے بتا دیا کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم کر. اب آ گئے اور حقوق. اسلام نے کہا کہ انسان کی عزت کرو. اسلام نے کہا کہ مسلمان تمہارا بھائی ہے. اسلام تو نہیں کہا مخنث یا ہجڑا یا یہ ٹرانسجینڈر ہمارے بھائی نہیں ہیں, ان کے حقوق الگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے یا اسے مانتے نہیں. یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اسلام اس کے بارے میں خاموش ہے, ان کے حقوق کے بارے میں خاموش ہے, ان کی عزت کے بارے میں خاموش ہے, ان کو معاشرے میں مقام نہیں دیتا. ایسا کچھ نہیں. یہ این جی اوز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے ان کی عزت کے بارے میں بتائیں. آپ کا کام ہے کہ ان کے حقوق پیارے نبی نے جیسے بتا دیے ویسے, اور ان کو شناختی کارڈ کی بھی اجازت ہے, ان کو ووٹنگ کی بھی اجازت, شروع سے اجازت ہے. یہ لوگ بہت عظیم لوگ ہیں, لیکن ہاں یاد رکھیے گا ٹرانسجینڈر نہیں, جن کو خود سے شوق ہوتا ہے کہ مجھے عورت ہونا چاہیے تھا. بہت ساری لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں, گھر میں رہتی ہیں, قید ہیں, یہ بھی پابندی ہے, وہ بھی پابندی ہے, تو مجھے لڑکا ہونا چاہیے. تو وہ جائے نادرا کے آفس میں اور وہاں پر جا کے کہے کہ میرا نام شکیلہ ہے اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں لڑکا ہوں, میں مرد جیسا ہوں, تو مجھے نام میری مرد جنس میری مرد لکھ دیا جائے. تو ہمارا قانون ہے کہ اس کو لکھا جائے گا, یعنی اسے شکیلہ سے شکیل بنا دیا جائے. یاد رکھیے گا. اب ایک ایڈوکیٹ سے ملاقات ہے, انہوں نے کیا فرمایا, مدثر صاحب ہیں, فرماتے ہیں کہ قانون کیا لکھا ہوا ہے. کوئی بندہ خود کو جو محسوس کرے وہ اس کو مان لیا جائے. اگر شکیل کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ لڑکی ہوں, تو وہ نادرا میں جائے اور اسے نادرا شکیلہ کا آئی ڈی کارڈ بنا دے گا. یہ سب سے جو ہے تکلیف دہ شک ہے, جس کی بنیاد پہ میں پیدا مرد ہوا, مجھے ماں باپ نے میرا نام مرد کے طور پہ جو بھی ناصر ہاشم قاسم رکھا, میں بڑا ہوا, میری شادی ہو گئی, اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عورت ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں جا کے اپنے بچوں کے لیے 2 مائیں ہو گئی, ایک تو اس کی اصلی ماں اور ایک نیا جو میں بن گیا ہوں, جو مجھے نادرا نے بنا دیا ہے, جو میرے ملک کے بڑے عقل شعور کے بادشاہوں نے بنا دیا ہے. اسی طرح ایک عام آدمی جو لڑکا ہے, وہ جناب خود کو کہتا ہے, جا کے محسوس کرتا ہے کہ میں لڑکی محسوس کرتا ہوں, میرا نام لڑکی, تو وہ لڑکیوں کے کالج داخلہ لے گا, وہ لڑکیوں کے باتھ روم کو یوز کرے گا. کیا کیا حقوق ہوں گے. وہ حج پہ ایز اے لڑکی کے طور پہ جائے گا, اندر سے مرد ہوگا, جب اس کا ایکس رے چیکنگ ہوگی وہ مرد ہوگا. ہمارے ملک پہ کچھ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ لڑکی محسوس کرتا ہے تو اسے لڑکی سمجھا جائے. اے عقل کے اندھو, کچھ تو اسلام کو سیکھ لو, کچھ تو یہ ذہنی غلامی, یہ جسمانی غلامی, یہ زمینی غلامی انگریز کو چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا انگریز 16 ملکوں میں یہ قانون ہے, باقی مسلمان کس ملک میں قانون ہے؟ ذرا دیکھیے تو غور سے, آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. انہی عقل کے اندھے جو ہماری اسمبلیوں میں ڈھیر لگے پڑے ہیں, انہی کوئی تعلیم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کہیں سے کچھ دیکھا نہیں. ترجمہ تو کر لو, اس کو پڑھوا تو لو, اس کا ترجمہ تو کر لو کہ مرد کیا کہتا ہے, عورت کیا. یہی ایک شک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مرد محسوس کرتا ہے کہ وہ عورت ہے, تو اس کا حق ہے کہ اسے عورت کہا جائے, اور نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ میں عورت لکھا جائے. تو وہ معاشرے میں کس طرح سے جیے گا؟ یہی سوال پوری دنیا کو تنگ کیے ہوئے ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں کو تنگ کیے ہوئے ہے, مجھے پریشان کیے ہوئے ہے, جس کی بنیاد پر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سن لیجئے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سن لیجئے. اتنا سا حل ہے کہ آپ اپنے اسلام کو پڑھ لیجئے. اس میں پوری دنیا, کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور یہ بات کر دینا کہ اسلام کو سیاست سے الگ رکھے, مذہب کو سیاست, عقل کے اندھ ہو, کیا میرے رب کو یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو پہاڑوں کا نظام چلاتا ہے, جو ہواؤں کا نظام چلاتا ہے, جو سمندر کا نظام چلاتا ہے, جو زمین میں 10,000 گنا گہرائی میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے, سورج کب ڈوبے گا, چاند کب نکلے گا, سردیاں کب آئیں گی, موسم کی تبدیلی کتنی ہوگی, کس حد تک درجہ آ رہا ہے, یہ سب مینیج کر رہا ہے. ایک تمہاری ٹکے کی سیاست کے بارے میں میرے اللہ نے کچھ نہیں ہمیں دیا. مذہب کو سیاست سے الگ کر دو, مذہب کو کاروبار سے الگ. کیا میرے نبی نے تجارت نہیں کی؟ کیا قرآن پاک میں ناپ تول کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ کیا ملاوٹ کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ کیا سادہ مال بیچتے ہوئے اس کے بارے میں جو اچھائیاں برائیاں بیان کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ ایک اسلام کی بات کریں, پوری زندگی کا نچوڑ ہے. آپ کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نئے نئے این جی اوز بنا کے اور ان کی غلامی کر کے ان کے ہی ذریعے سے نئے نئے قوانین لینا. یہ این جی اوز کو تو میں شروع سے جانتا ہوں, یہ آتے ہیں صرف کچھ پیسے پھینکنے ہم بھکاریوں کے آگے, اور پھر اپنے راز لینے, اپنے مقصد لینے, اپنے معلومات حاصل کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس ملک کی نفسیات کو سمجھتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے قوانین بناتے ہیں جو ہم نے بنوا لیے. اگر آپ اسلام کو پڑھ لیں تو وہ لوگ
जिन्होंने इसको कबूल किया वो भी मुसलमान थे, हो सकता है उन्हें इसका अंदाज़ा ना हुआ हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो, तो वो भी मुसलमान थे। अगर आप पढ़ लेते एज ए मुस्लिम तो आप में मुझ में झगड़ा ना होता। एज ए मुस्लिम मैंने पढ़ लिया कि इसके ये नुकसानात हैं, हम आपसे बता रहे हैं कि ये इसके नुकसानात हैं, तो आप उसको अगर पढ़ लेते तो अगर इस्लाम को पढ़ लेंगे तो ये जंग नहीं होगी। वरना इसी मुस्लिम कंट्री में आप मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों से कत्ल होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस चैनल को याद रखिएगा। अगर इसमें कोई बात ऐसी जो आपको बहुत बुरी लग गई हो या मेरे माशरे के किसी शख्स, बच्चे बड़े बूढ़े के लिए तकलीफ दे हो तो ज़रूर नोट कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा, मैसेज में लिख दीजिएगा। मैं इंतहाई कोशिश करूँगा कि उसके हट के चलूँ और उसका जवाब भी ज़रूर दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बेइंतहा शुक्रिया।